अध्याय 66। 2 करोड़ का नकली ब्रेसलेट। अर्जुन के कुछ ही शब्दों ने श्रीकांत का मुंह बंद कर दिया था, जिससे श्रीकांत गुस्से से उसे घूरने लगा। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वह बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसे लोगों को इस बेकार से पत्थर में कोई दिलचस्पी होगी? मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा था। हर कोई एंटीक खरीद नहीं सकता और देखने से ही तुम किसी गरीब घर के लगते हो। जाओ, कुछ काम करो, यहां आकर समय बर्बाद मत करो। इतना कहने के बाद श्रीकांत ने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की और अपना हाथ अर्जुन की आंखों के सामने लहराया। ध्यान से देखो, कुछ दिन पहले ही मैंने यह हीरो का ब्रेसलेट 2 करोड़ में खरीदा है। क्या तुमने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत और महंगी ज्वेलरी देखी है? सभी की नजरें श्रीकांत के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर टिक गईं। उसमें लगे पत्थर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। वह ब्रेसलेट वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। विवेक, जो पास खड़ा था, उसकी ओर देखकर बोला, वाह, यह ब्रेसलेट कितना सुंदर है। बिल्कुल, श्रीकांत ने गर्व से कहा। वह भीड़ की प्रतिक्रिया से संतुष्ट था। फिर वह घृणा से अर्जुन की ओर देखते हुए अपनी कॉलर के अंदर से एक चेन बाहर निकाला, जिसमें एक स्टार के आकार का पेंडेंट लटक रहा था। इसे देखो, यह स्टार पेंडेंट राजपूत वंश के एक राजा ने अपने राजकुमार के राज्याभिषेक के लिए बनवाया था। इसे उस समय के बड़े बड़े महात्माओं ने अपने आशीर्वाद और मंत्रों से पवित्र किया था। पता है इसकी कीमत क्या है? पूरे 10 करोड़ रुपए। जब भीड़ ने पेंडेंट की कीमत सुनी तो हर कोई उसे देखने की कोशिश करने लगा। दुकान का मालिक भी उत्साहित होकर उसे छूने के लिए बेताब दिखा। श्रीकांत अपनी उंगलियों से पेंडेंट पर फिराते हुए अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास ढंग के कपड़े खरीदने तक की हैसियत नहीं है तो यहां आकर एंटीक खरीदने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम जैसे लोगों को ऐसा करते देख लोग हंसते हैं। उसकी बात सुनकर सभी अर्जुन को देखने लगे। वह दिखने में साधारण लग रहा था, सफेद टी शर्ट, जीन्स और सस्ते स्नीकर्स पहने हुए। दूसरी ओर श्रीकांत ने भी कैजुअल कपड़े पहने थे, लेकिन वे महंगे लग रहे थे। अर्जुन मुस्कुराते हुए श्रीकांत की ओर देखता रहा। उसे श्रीकांत की सोच पर हंसी आ रही थी। वह कोई विलेन नहीं था, बस एक घमंडी अमीर लड़का था जिसे अपने पैसों का दिखावा करना पसंद था। सच में तुम्हारे पास बहुत पैसा है और हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। पर एक बात माननी पड़ेगी, तुम नकली ब्रेसलेट पर 2 करोड़ खर्च कर सकते हो। उसकी बात सुनकर श्रीकांत चौंक गया। फिर गुर्राकर बोला, बकवास बंद करो, यह हीरो का ब्रेसलेट नकली कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो किसी भी एंटीक शॉप के मालिक से पता कर लो, अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा। इतना पैसा होने के बावजूद तुम बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हो। कम से कम चीज की असली कीमत तो देख लेते। अर्जुन की बातों से श्रीकांत और चिढ़ गया। वह भीड़ की ओर घूमा और वहां खड़े दुकानदारों को घूरते हुए बोला, शेट्टी भाई और पाटिल भाई, आप लोग यहां आइए और इस ब्रेसलेट की असली कीमत बताइए। साथ में यह भी बताइए कि यह असली हीरे हैं या नकली। श्रीकांत के बुलाने पर दोनों दुकानदार एक दूसरे को देखने लगे। वे श्रीकांत को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए झिझकते हुए बोले, मिस्टर श्रीकांत, इस बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है, आप किसी और से। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले श्रीकांत गुर्राया, बहाने बनाना बंद करो, ईमानदारी से बताओ कि यह ब्रेसलेट असली है या नकली। अगर झूठ बोला और बाद में मुझे कुछ और पता चला तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। पूरा बाजार जानता था कि श्रीकांत से पंगा लेना बेकार था। मजबूरी में दोनों आगे बढ़े और ब्रेसलेट को ध्यान से जांचने लगे। कुछ मिनट बाद उनमें से एक कांपती आवाज में बोला, मिस्टर श्रीकांत, ये ब्रेसलेट सीधे सीधे बोलो, श्रीकांत चिल्लाया। वह दुकानदार डरते हुए जल्दी से बोला, यह लड़का सही कह रहा है, यह ब्रेसलेट नकली पत्थरों से बना है। श्रीकांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। पूरी भीड़ में हंसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी बात पर यकीन हुआ? मुझे यकीन नहीं होता कि कोई नकली ब्रेसलेट के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है।
सच में तुम बहुत अमीर हो। अध्याय 67। अशुभ पेंडेंट। श्रीकांत अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, भले ही इस ब्रेसलेट के मामले में मैं गलत था, लेकिन इस पेंडेंट, इसकी प्रामाणिकता पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं इसके बारे में गलत नहीं हो सकता क्योंकि इसे मैंने विशेषज्ञ से प्रमाणित करवाया है। अर्जुन हंसते हुए बोला, मैंने तुम जैसा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो एक अशुभ पेंडेंट अपने गले में पहनकर घूम रहा है। उसकी बात सुनकर श्रीकांत स्तब्ध रह गया। गुस्से से उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अब तक तुम जिंदा हो। इतने समय से इस अशुभ पेंडेंट को पहनने के बावजूद श्रीकांत के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ब्रेसलेट के मामले से सबक मिलने के बाद उसे यकीन नहीं था कि अर्जुन सच बोल रहा था या झूठ। उसने संदेह से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, क्या तुमने इस पेंडेंट को खरीदने से पहले इसकी इतिहास की जांच की थी? श्रीकांत पूरे विश्वास से बोला, मैंने पढ़ा था कि यह पेंडेंट एक राजपूत राजा ने अपने राजकुमार को उसके राज्याभिषेक के समय पहनाया था। इसे कई सिद्ध आचार्यों ने अपने मंत्रों से पवित्र किया था ताकि यह राजकुमार के लिए शुभ साबित हो। तुम जैसे साधारण आदमी को इन चीजों के बारे में क्या पता? श्रीकांत के घमंड को देखकर अर्जुन निराशा से सिर हिलाते हुए बोला, तुमने सच कहा कि राजा ने इसे अपने पुत्र के राज्याभिषेक के दौरान उसे पहनाया था ताकि यह उसके लिए शुभ साबित हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वही राजकुमार राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद ही बुरी तरह बीमार पड़ गया था और 1 महीने के भीतर उसकी मौत हो गई थी? श्रीकांत ने चौंक कर पूछा, क्या वजह थी? अर्जुन ने बताया, जिन आचार्यों को राजा ने इस पेंडेंट को पवित्र करने के लिए बुलाया था, वे उसके दुश्मन के भेजे हुए लोग थे। उन्होंने इस पेंडेंट को शापित कर दिया ताकि जो भी इसे पहने उसकी जल्द ही मौत हो जाए। यह सुनते ही श्रीकांत का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्जुन आगे बोला, अगर तुम इसे पहने रहोगे तो 1 साल के भीतर तुम्हारी मौत हो जाएगी। श्रीकांत डर से कांपने लगा। उसे अब अर्जुन की बात पर यकीन होने लगा था। अर्जुन ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा, क्या इस साल तुम्हारे लिए कुछ बुरा हुआ है? कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा नुकसान? श्रीकांत अर्जुन को ताकते हुए अपनी पुरानी घटनाओं को याद करने लगा। साल की शुरुआत में ही उसका एक बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वह बाल बाल बचा था, लेकिन उसका ड्राइवर मौके पर ही मारा गया था। खुद श्रीकांत को भी गंभीर चोटें आई थीं और उसे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था। यह याद करते ही श्रीकांत का शरीर पसीने से भीग गया। बिना देर किए उसने अपने गले से चैन निकालकर जमीन पर फेंक दी। भीड़ भी पेंडेंट से दूर हट गई। श्रीकांत के चेहरे के हाव भाव देखकर अर्जुन के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि अगर श्रीकांत इस चैन को और पहनता रहता तो सच में उसकी 1 साल के भीतर मौत हो जाती। श्रीकांत ने गुस्से से अर्जुन को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसके मन में सवाल उठ रहा था कि इस लड़के को इतना सब कैसे पता था। कहीं इसे किसी दुश्मन ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं भेजा था। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मैं वो हूं जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वह वहां से जाने के लिए मुड़ा। श्रीकांत को लगा कि अर्जुन भागने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ो इसे, जाने न पाए। इसे जरूर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा है। श्रीकांत ठहाका मारकर हंसा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हां हां हां, पूरी जयपुर में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, इसे पकड़ो और इसके हाथ पैर तोड़ दो। मुझे जानना है कि किसमें इतनी हिम्मत है कि श्रीकांत परिवार से पंगा ले सके। श्रीकांत को लग रहा था कि अर्जुन को उसके बिजनेस प्रतिद्वंद्वी ने भेजा था, वरना उसे उसके एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चलता। जैसे ही श्रीकांत ने आदेश दिया, उसके बॉडीगार्ड्स अर्जुन को पकड़ने दौड़े। अनुज यह देखकर डर गया। उसे अंदाजा नहीं था कि एंटीक खरीदने पर उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड्स को अपनी तरफ आते देख अर्जुन के चेहरे के भाव बदल गए। जैसे ही एक बॉडीगार्ड उस पर झपटा,
अर्जुन ने उसे एक जोरदार किक मारी और तुरंत अनुज के पास पहुंचा। फिर उसने एक बॉडीगार्ड के मुंह पर जोर से घूंसा मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके नाक से खून बहने लगा। एक और बॉडीगार्ड लाठी लेकर अर्जुन की तरफ बढ़ा। अनुज घबराकर चिल्लाया, अर्जुन भागो! लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही बॉडीगार्ड ने उस पर वार करने की कोशिश की, अर्जुन ने बिजली की तेजी से उसकी लाठी पकड़कर उसे छीन लिया और उसी लाठी से बॉडीगार्ड के सिर पर जोरदार वार किया। बॉडीगार्ड दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अनुज हैरानी से यह सब देख रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह सोच रहा था, क्या यह सच में वही अर्जुन है जिसे वह निकम्मा समझता था? अर्जुन ने बाकी खड़े बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए चुनौती दी, क्या कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है? अध्याय 68। अर्जुन की फाइटिंग स्किल। भीड़ में खड़े लोग अर्जुन को हैरानी से देख रहे थे। दुकान का मालिक, जिसका नाम अजय था, वह चकित था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन लड़ाई में इतना अच्छा था। यू आर सो अमेजिंग ब्रो। अजय राहत की सांस लेता है कि उसने अर्जुन से पंगा लेने की कोशिश नहीं की, नहीं तो आज उसकी खैर नहीं थी। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए अनुज अर्जुन से पूछता है, अर्जुन, तुमने इस तरह लड़ना कहां से सीखा? अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो पापा, जब सिया ऑफिस चली जाती है तो मैं घर पे बैठा बोर होता रहता हूं, इसलिए उस समय टीवी देखता हूं। रोज दोपहर में स्पोर्ट्स चैनल पर रेसलिंग का प्रोग्राम आता है, मैंने लड़ना वहीं से सीखा है। सच तो यह था कि अर्जुन को बचपन से ही फाइटिंग करना आता था। उसने मित्तल परिवार में रहते हुए बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वह अपने ससुर को यह सच नहीं बता सकता था। जिस चीज से अर्जुन खुद हैरान था वह यह थी कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी लड़ाई करने की क्षमता ज्यादा घातक हो गई थी। अर्जुन को यकीन था कि यह सब उस रहस्यमय किताब की वजह से संभव हुआ था। उस पत्थर की ऊर्जा उससे निकलकर अर्जुन के शरीर में जाती महसूस हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शारीरिक फिटनेस पहले से ज्यादा बेहतर हो गया था। भीड़ खुद को अर्जुन की लड़ने की स्किल देखकर उसके लिए ताली बजाने से रोक नहीं सकी। उसकी फाइटिंग स्किल को देखकर सबको यही लगा कि उसने किसी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली होगी। लेकिन किसे पता था कि उसने यह स्किल केवल टीवी देखकर सीखी थी। सच में वह बहुत टैलेंटेड था। सबको अर्जुन के झूठ पर यकीन था। वे लोग जल्दी से घर जाकर तुरंत स्पोर्ट्स चैनल देखना चाहते थे। तब अब श्रुति के चेहरे के भाव बहुत खौफनाक थे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसको होश आया। यह उसके लिए बहुत शर्मनाक था। उसने जिन बॉडीगार्ड्स को ज्यादा पैसे खर्च कर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया था, वे प्रोफेशनल फाइटर थे। किसे पता था कि एक कल का छोकरा केवल टीवी प्रोग्राम से सीखकर उसके सभी बॉडीगार्ड्स को हरा देगा। श्रुति फाइटर नहीं थी, इसलिए उसे अर्जुन की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन बॉडीगार्ड्स बेवकूफ नहीं थे। अर्जुन से मार खाने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि वह मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है। भले ही अर्जुन ने उन पर बहुत जोर से वार नहीं किया था, लेकिन उसके वार बहुत घातक थे। उसे हराना आसान नहीं था, इसलिए कोई भी बॉडीगार्ड अर्जुन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वे सभी आश्चर्य से अर्जुन को देख रहे थे। अनुज, जो दूर से यह सब देख रहा था, को फाइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे लगा कि अर्जुन की किस्मत अच्छी होगी और बॉडीगार्ड्स उससे कम ताकतवर होंगे, इसलिए अर्जुन जीत गया। अर्जुन श्रुति को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम मुझे मारने के लिए आओगे? मेरे पास मत आना। श्रुति इतनी डरी हुई थी कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वह एक कदम पीछे हट गई। श्रुति को इतना डरा देख अर्जुन उसकी तरफ बढ़ता है। श्रुति डर से उसे अपनी तरफ आते देखती है। उसे पता था कि अगर अर्जुन ने उसे जमीन पर पटक दिया तो उसे कम से कम 2 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ेगा। तभी एक ब्लैक BMW वहां से थोड़ी दूर पर आकर रुकती है। उस कार से पहले ड्राइवर उतरता है, फिर वह कार के मालिक के लिए पीछे का दरवाजा खोलता है। उस ब्लैक BMW से जो व्यक्ति आया था, उसे देखकर श्रुति बहुत खुश हुई। भैया, एक लड़का मुझे मारने की धमकी दे रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। अर्जुन उस व्यक्ति को देखता है।
तो उसे भीड़ से होते हुए एक लड़की जिसने टाइट स्पोर्ट्स वियर पहना हुआ था उनकी तरफ आते दिखी। उसे देखकर भीड़ में से कोई चिल्लाता है, ये तो श्रुति महेंद्र सिंह की बहन है। महेंद्र श्रुति से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सिस्टर, यह लड़का मुझे मारने की धमकी दे रहा है, इसे सबक सिखाने में मेरी मदद करो। जब श्रुति वहां पहुंचती है और बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा देखती है तो वह गुस्से से अर्जुन से कहती है, क्या तुमने इनका यह हाल किया है? अर्जुन जवाब देता है, हां, मैंने किया है। क्यों? मैंने कुछ गलत किया है? श्रुति गुस्से से दांत भींचते हुए कहती है, अभी मेरे भाई से माफी मांगो, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मेरे भाई से माफी नहीं मांग लेते। अपनी बात पूरी करने से पहले ही श्रुति अर्जुन के चेहरे पर किक मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसे ऐसा करते देख अर्जुन हैरान रह जाता है, क्योंकि श्रुति की फाइटिंग स्किल बॉडीगार्ड्स से बेहतर थी। उसकी किक बहुत पावरफुल और तेज थी। वह इतनी टैलेंटेड थी कि उसे हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगले पल जो हुआ उसे देखकर महेंद्र की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा वार कमजोर है। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और श्रुति की किक से बचने के लिए वह साइड हो जाता है। इसके बाद वह श्रुति को एक किक मारता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर महेंद्र का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? वहीं श्रुति को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी। गुस्से से वह खड़ी होती है और अर्जुन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाने ही वाली होती है। उसने ठान लिया था कि वह अर्जुन को सबक सिखाकर रहेगी। तभी एक आवाज आती है, श्रुति, क्या कर रही हो? रुक जाओ, मिस्टर अर्जुन को गुस्सा मत दिलाओ। अध्याय 69। अमर और श्रुति की माफी। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां भागते हुए आता है और श्रुति को अर्जुन पर हमला करने से रोक लेता है। शर्मिंदा होते हुए श्रुति चिल्लाते हुए कहती है, डैडी, मेरा रास्ता छोड़िए, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मुझे मारने की हिम्मत की है। आपकी बेटी को आप इसे कैसे बचा सकते हो? मुंह बंद रखो। सैब आदमी गुस्से से श्रुति को घूरते हुए चिल्लाता है। फिर वह अर्जुन के सामने जाता है और बड़ी विनम्रता से कहता है, मिस्टर अर्जुन, मैं अपने बेटे और बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। उसे अर्जुन से इस तरह माफी मांगते देख अमर और श्रुति हैरान थे। उनके पिता जयपुर के जाने माने बिजनेसमैन और आचार्य थे, जिनके आगे बड़े बड़े लोग सिर झुकाते थे। आखिर इस लड़के से वे माफी क्यों मांग रहे थे? अर्जुन उस आदमी को देखते ही पहचान जाता है। उसने उस आदमी को प्राचीन वस्तुओं की नीलामी के समय देखा था। वह नमन कुमार था। अर्जुन कहता है, मिस्टर नमन, मुझे लगता है कि आपको अपने बेटे को अनुशासन सिखाना चाहिए। नमन हां में सिर हिलाता है और अमर और श्रुति को घूरते हुए कहता है, तुम दोनों अभी मिस्टर अर्जुन से माफी मांगो। श्रुति गुस्से से कहती है, मैं इस इंसान से कभी माफी नहीं मांगूंगी। नमन अपना धैर्य खोता जा रहा था। वह गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना, अभी माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? नमन का गुस्सा बढ़ते देख श्रुति निराश हो जाती है, इसलिए वह धीरे से बोलती है, मैं खेद करती हूं। वहीं दूसरी तरफ अमर बहुत चिढ़ा हुआ था। वह नमन से पूछता है, डैड, इस लड़के ने मेरा अपमान किया है। यही नहीं, इसने मेरी बहन को भी मारा है। हम इससे माफी क्यों मांगे? आपको तो इसे सबक सिखाना चाहिए। उसकी बात सुनकर नमन का धैर्य खत्म हो जाता है। वह जोर से एक तमाचा अमर के गाल पर दे मारता है। नालायक, अभी घुटनों के बल माफी मांग। अमर हैरानी से बुत बना नमन को देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके डैड सबके सामने उसे तमाचा मारेंगे। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह अपने गाल पर हाथ रखकर अपने डैड को डर से देख रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है, और सबके सामने घुटनों के बल माफी मांगना। अगर वह ऐसा करेगा तो श्रीकांत परिवार के नाम और प्रतिष्ठा पर धब्बा लगेगा। वह लोग कैसे सिर उठाकर रह पाएंगे? अमर को चुप खड़ा देख नमन गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, नालायक, जिस पेंडेंट को तू एक अनमोल खजाने की तरह संभाल कर अपने गले में पहनकर घूम रहा था, अगर मिस्टर अर्जुन ने उसके शापित होने की बात न बताई होती तो न केवल तुझे अपनी जान गंवानी पड़ती, बल्कि पूरा श्रीकांत परिवार खत्म हो जाता।
नमन आगे कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों सालों से हमारे परिवार को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक के बाद एक हमें नुकसान झेलना पड़ रहा था। उन सब का कारण तुम हो। उस पेंडेंट की वजह से तुमने हमारे परिवार को मुसीबत में झोंक दिया। अगर तुम्हारे दादाजी को पता चलेगा तो सोचो वह तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अमर उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि उसके पापा बहुत गुस्से में हैं। इसलिए डरते हुए वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर अर्जुन। नमन सम्मान से अर्जुन को देखते हुए कहता है, मिस्टर अर्जुन, आपको खुश करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूं जिससे आप इनको माफ कर सकें? अर्जुन तुरंत कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, इनकी माफी ही मेरे लिए काफी है। नमन चैन की सांस लेता है। फिर वह अर्जुन से पूछता है, अर्जुन जी, मेरा एक सवाल है। अब जबकि अमर ने उस शापित पेंडेंट को उतार कर फेंक दिया है, तो क्या हमारे परिवार को भविष्य में किसी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? नमन की बात सुनकर अर्जुन व्यंग्य करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि यह इतना आसान है? इस पेंडेंट का श्राप बहुत शक्तिशाली था, जिसका प्रभाव केवल अमर तक ही सीमित नहीं था। अगर सच कहूं तो मेरा ख्याल है कि 1 साल के अंदर पूरा श्रीकांत परिवार खत्म हो जाएगा। नमन यह सुनकर हैरान रह जाता है कि उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। क्या सच में उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? नमन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है। फिर मुझे यह क्यों भुगतना पड़ रहा है? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इसी वजह से तुम वह पत्थर खरीदना चाहते थे? नमन हां में सिर हिलाता है। उसने पहले भी बहुत से तरीके अपनाए थे, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया था। पहले उसे लगता था कि अर्जुन केवल प्राचीन वस्तुओं की कीमत का अंदाजा लगा सकता था, इसलिए उसने अर्जुन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज अर्जुन ने उसके परिवार की मुसीबतों के कारण को बताया था। अब नमन समझ गया था कि अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था। अर्जुन उसके परिवार के लिए आखिरी उम्मीद हो सकता था। अब श्रीकांत परिवार की किस्मत शायद अर्जुन के हाथों में थी। इसलिए नमन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए अर्जुन से कहता है, अर्जुन जी, अब आप ही मेरी और मेरे परिवार की मदद कर सकते हैं। इतना कहने के बाद नमन अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और उसके कानों में कुछ बड़बड़ाता है। उसके निर्देश पाकर असिस्टेंट तुरंत मुड़कर वहां से चला जाता है। अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, नमन जी, मुझे लगता है कि आपको अपने परिवार की मुश्किलें खुद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन का श्रीकांत परिवार से कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसका उनसे कोई रिश्ता था। नमन से वह केवल एक बार मिला था और उसके बेटे अमर ने उस पर हमला किया था। वहीं भले ही श्रुति एक सुंदर लड़की थी, लेकिन वह बहुत गुस्सैल और लापरवाह स्वभाव की थी। अर्जुन को उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह न तो उसकी पत्नी थी और न ही उसकी गर्लफ्रेंड। उसके पास श्रीकांत परिवार की मदद करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन नमन ऐसे ही अपने परिवार को बचाने का इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं गंवा सकता था। वह अर्जुन के सामने झुककर कहता है, अर्जुन जी, मैं आपसे भीख मांगता हूं। प्लीज मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने परिवार को बचा सकता हूं। अध्याय 70। अर्जुन ने की मदद नमन गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर बैठ जाता है और अर्जुन से अपने परिवार को बचाने की भीख मांगने लगता है। अपने पिता को ऐसा करते देख श्रुति भी बिना हिचकिचाए जमीन पर हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठ जाती है। श्रुति दुखी भाव से अर्जुन के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मिस्टर अर्जुन, मेरा व्यवहार पहले बहुत लापरवाह था। अगर मैंने अपने व्यवहार से आपको दुखी या परेशान किया है तो मुझे माफ कर दीजिए। अब श्रीकांत परिवार की किस्मत आपके हाथ में है, कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहकर वह अमर की तरफ मुड़ती है, जो बुत बना खड़ा हुआ था। श्रुति उसके गाल पर जोर से तमाचा मारती है और उसे डांटते हुए कहती है, अमर, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे उस अशुभ पेंडेंट को घर पर लाने की वजह से आज हमारा परिवार इतनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। यही नहीं, तुमने मिस्टर अर्जुन को भी अपमानित किया, जो हमारी मदद कर सकते थे। अभी इनसे माफी मांगो। अमर के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था।
उसे क्या पता था कि उसका पेंडेंट उसके परिवार के दुखों और मुसीबतों का कारण बन जाएगा। वह इसके लिए खुद जिम्मेदार था और किसी और को दोष नहीं दे सकता था। ऊपर से उसने अर्जुन को भी अपमानित किया था, जो शायद उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगर उसके दादाजी और परिवार के बाकी सदस्यों को इस बारे में पता चलता तो वे उसे मार मार कर अधमरा कर देते। अमर आगे बढ़कर अर्जुन के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, मिस्टर अर्जुन, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं सही और गलत में भेद नहीं कर पाया। कृपया हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस मुसीबत से बच सकें। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं। इतना कहकर वह जमीन पर अपना सिर पटकने लगता है, जिससे उसके माथे से खून बहने लगता है, लेकिन वह रुका नहीं। तभी नमन का असिस्टेंट वहां आता है। उसके हाथों में एक बॉक्स होता है। नमन उसके हाथ से वह बॉक्स लेकर अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अर्जुन जी, यह एक बेशकीमती जेड का ब्रेसलेट है। इसकी कीमत 6 करोड़ से ज्यादा है। कृपया इसे मेरी ओर से शुक्रिया के रूप में स्वीकार करें। अर्जुन उस ब्रेसलेट को देखता है। वह सचमुच बहुत शानदार था और बेहद चमक रहा था। आसपास खड़े लोग उस ब्रेसलेट को देखकर चकित रह जाते हैं। यह वाकई बहुत महंगा था। अर्जुन के ससुर महेंद्र सिंह यह देखकर हैरान थे। उन्होंने पहली बार ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना किया था। अर्जुन अभी भी उस ब्रेसलेट को स्वीकार नहीं करता और मुस्कुराते हुए नमन से पूछता है, नमन जी, आपको इतने यकीन से कैसे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नमन सिर झुकाकर कहता है, अगर मिस्टर अर्जुन भी इस मामले में हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारी मदद कोई नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता था कि नमन सच कह रहा था। उसे श्रीकांत परिवार की मुसीबतों को खत्म करने का तरीका पता था। उसने उस श्राप के बारे में एक रहस्यमयी किताब में पढ़ा था। उस श्राप को दूर करने का तरीका बहुत ही आसान और साधारण था। अर्जुन ब्रेसलेट को आराम से अपने हाथ में लेता है। ब्रेसलेट वाकई बहुत सुंदर था। उसने सोचा कि यह उसकी पत्नी सिया के हाथों में बहुत खूबसूरत लगेगा। जहां तक नमन की बात थी, वह बुरा इंसान नहीं था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाए थे। अब जब वह और उसके बच्चे उससे माफी मांग रहे थे तो उनकी मदद करने से अर्जुन का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए वह कहता है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर नमन बहुत खुश हो गया। वह तुरंत अर्जुन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, इस मुश्किल समय से हमें निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिएगा। मैं हर संभव आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए। इसके बाद अर्जुन पास की दुकान से एक लोहे का ताबीज और सिंदूर मंगवाता है। वह सिंदूर उस ताबीज पर डाल देता है। फिर वह एक कागज लेता है और उस पर कुछ रेखाएं खींच देता है। इसके बाद वह ताबीज और कागज नमन को देते हुए कहता है, इस ताबीज को उस पेंडेंट पर रखकर उसे इस कागज से लपेटकर अपने घर के आंगन में रख देना। ध्यान रहे कि किसी भी हालत में यह पेंडेंट इस कागज के बाहर न आए। 2 महीने बाद इस पेंडेंट के श्राप का असर खत्म हो जाएगा। नमन कागज और ताबीज लेते हुए कहता है, धन्यवाद अर्जुन जी, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा। इतना कहकर वह पेंडेंट उठाता है और ताबीज को उसके ऊपर रखकर उसे कागज में लपेट देता है। जैसे ही वह कागज लपेटता है, उसे अपना शरीर हल्का महसूस होता है। उसे अचानक से ताजगी महसूस होती है। वह समझ जाता है कि अर्जुन के उपाय का असर शुरू हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। उसकी किस्मत अच्छी थी कि आज उसकी मुलाकात अर्जुन से हो गई, नहीं तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता। नमन खुशी से अर्जुन से कहता है, मिस्टर अर्जुन, श्रीकांत परिवार आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको कल अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं ताकि मैं अच्छे से आपका धन्यवाद कर सकूं। अर्जुन उदासीनता से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कल कुछ काम है, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा। मैंने आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए आपकी मदद की है, वरना मैं कभी आपकी मदद नहीं करता। नमन हैरान रह जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया। मिस्टर अर्जुन,
अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो मुझसे मिलने में हिचकिचाइएगा मत। हमारे घर में आपका हमेशा स्वागत है। इसके बाद नमन अपनी जेब से एक गोल्डन रंग का कार्ड निकालकर अर्जुन को देता है, जिसमें उसका फोन नंबर लिखा होता है। अर्जुन वह कार्ड ले लेता है और अपने ससुर के साथ वहां से जाने लगता है। नमन उन्हें वहां से जाते हुए देखता रहता है। फिर वह अपने बच्चों की तरफ मुड़ता है और कहता है, अब से जब भी तुम अर्जुन से मिलो, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उनके सामने सिर झुकाकर सम्मान के साथ उनका अभिवादन करो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों दोबारा कोई मुश्किल खड़ी करो। अमर दुखी होकर कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहां ऐसे इंसान से मिलूंगा और उसे अपमानित करूंगा। वहीं दूसरी ओर श्रुति गुस्से से अर्जुन को वहां से जाते देख रही थी। भले ही वह अर्जुन की कुशलता और उसके ज्ञान से प्रभावित थी, लेकिन वह अर्जुन की मार को न तो भूल सकती थी और न ही माफ कर सकती थी। आखिर उस जैसी घमंडी लड़की के लिए यह असहनीय था।